नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडी स्पेशल। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। आज बात करने वाले हैं संगठन संघ समन्वय की। जी हां, मध्य प्रदेश के परिदृश्य की हम बात करें तो आगामी वक्त में चुनाव देखने को मिल रहे हैं। उपचुनाव और विधानसभा चुनाव से पहले ठीक रणनीति बनानी शुरू कर दी गई है। बात यदि हम करें मध्य प्रदेश बीजेपी की तो सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान खुद चुनावी मैदान में उतर आए हैं। इसके साथ ही साथ बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा भी लगातार संगठन को निर्देश दे रहे हैं, पार्टी के जिम्मेदारों को निर्देश दे रहे हैं कि आखिर क्या रणनीति बनानी है। तो वहीं दूसरी ओर यदि हम विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस में भी बैठकों का दौर जारी है। बीजेपी की बात कर ली जाए तो आज अहम बैठक आज होने वाली है। प्रदेश कार्यालय में मंथन किया जाएगा, जिसमें खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद रहेंगे और कार्यकर्ताओं को टिप्स देंगे। वहीं संगठन महामंत्री सुहास भगत भी पदाधिकारियों को मंत्र देंगे। प्रदेश पदाधिकारी और मोर्चा प्रकोष्ठों को गुर सिखाने वाले हैं। साथ ही साथ नई नियुक्तियों के बाद मोर्चा प्रकोष्ठों की यह पहली बैठक होने वाली है। दरअसल 7 मोर्चा और 17 प्रकोष्ठ के पदाधिकारी बैठक में शामिल होंगे। संगठन के कामकाज और आगे की रणनीति पर इस दौरान चर्चा की जाएगी। तो राज्य सरकार ने ओबीसी के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब सरकारी भर्तियों परीक्षाओं में 27% ओबीसी आरक्षण दिया जाएगा और ओबीसी की 50% से ज्यादा आबादी प्रदेश में है। तो इस लिहाज से, इस अनुमान से ये समझा जा सकता है कि आखिर जो आरक्षण किया गया है वो कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन अब देखना होगा कि इस आरक्षण का लाभ आखिर जनता को कितना मिलता है। कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि ओबीसी वर्ग को इस आरक्षण का लाभ कितना मिलेगा और उस आरक्षण के लाभ से क्या उसका फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को मिलेगा या कांग्रेस को मिलेगा। क्योंकि कांग्रेस की बात कर लें तो कमलनाथ का बार बार यही कहना है कि 27% आरक्षण को लेकर हमारे द्वारा प्रयास किए गए, जिसका फल ये रहा कि अब जाकर जो आरक्षण है उसका लाभ जनता को मिलेगा। तो दूसरी ओर सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान या बीजेपी की हम बात कर लें तो बीजेपी का ये मानना है कि हमारे द्वारा लगातार प्रयास किए गए कि आखिर कैसे ओबीसी वर्ग को विकास की मुख्य धारा में जोड़ना है, जिसके लिए लगातार हमने प्रयास किए और 27% जो आरक्षण मिला है वो हमारे द्वारा जो मेहनत की गई है, हमारे द्वारा जो प्रयास किए गए हैं उसका प्रतिफल है। तो सरकार का फोकस है कि ओबीसी वर्ग की 50% आबादी तक फैसले को पहुंचाना है। महंगाई, बेरोजगारी, आदिवासी समेत कई मुद्दों पर भी कांग्रेस लगातार सक्रिय नजर आ रही है। हाल ही की यदि हम बात करें तो कांग्रेस का एक बड़ा आंदोलन भी देखने को मिला। और इसके अलावा यदि बात करें पीसीसी चीफ कमलनाथ की तो पीसीसी चीफ भी लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। उनके नेतृत्व में कई रणनीतियां तैयार हो रही हैं, जिसको देखते हुए बीजेपी भी लगातार प्रयास कर रही है कि आखिर कैसे उन मुद्दों को दबाया जा सके जो इस वक्त लगातार तेजी से उभर रहे हैं। छह सितंबर को बड़वानी से कांग्रेस अधिकार यात्रा भी निकालेगी और आगामी चुनावों को देखते हुए आदिवासी समाज को भी एकजुट करने का प्रयास किया जाएगा। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में आगामी वक्त में चुनावों का जोर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ बैठकों की यदि हम बात करें तो बैठक लगातार की जा रही है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय आपका उनसे करा देता हूं, उसके बाद उनसे बातचीत की जाएगी। यशपाल सिंह सिसोदिया, विधायक हैं आप और प्रवक्ता है साथ ही साथ बीजेपी से। स्वागत है आपका एनडी 24 में। और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे जितेंद्र मिश्रा जी। सबसे पहले यशपाल सिंह सिसोदिया जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगा और समझना चाहूंगा आपके माध्यम से, यदि बात करें बीजेपी की तो हमेशा ये कहा जाता है कि बीजेपी एक्टिव मोड में रहने वाली पार्टी है। चुनावों को लेकर, चुनौतियों को लेकर बीजेपी लगातार सक्रिय रहती है। कैसे देखा जाए जो लगातार इस वक्त बीजेपी में बैठकों का दौर चल रहा है, क्या कुछ निकलकर सामने आएगा इन बैठकों से? विश्वकर्मा जी, चुनौतियां, समर्पण, सेवा, अनुशासन, ये भारतीय जनता पार्टी को जन्मघुट्टी में मिली है।
जनसंघ के जमाने से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक सफर में, चाहे हम सेंटर में सरकार में हो, केंद्र में सरकार में हो, या राज्यों में सरकार में हो, या जिला पंचायत जनपद पंचायत में हम लोग जनप्रतिनिधि की भूमिका में हो, या हमारी सरकार हो, हमारा दायित्व, हम कभी भी हमारा मूल जो विषय वो नहीं छोड़ते हैं। हम तो अद्यतन हम हमारी जो बैठकें होती वो होती है। चुनाव कभी भी हो, हमारा जो नीचे का जो सिस्टम है, ऊपर के जो निर्देश हैं, हम उनका अक्षर से पालन करते हैं। कांग्रेस के लिए नई बातें आ रही है और कांग्रेस ने हमसे सीखने की कोशिश करी विश्वकर्मा जी। हमारे तो मंडल बहुत पुराने हैं जी, इन्होंने मंडलम प्रारंभ किया है, लेकिन नकल करने में भी अकल चाहिए विश्वकर्मा जी। ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन की बराबरी कांग्रेस कर ही नहीं सकती, क्योंकि पैराशूट से उतरने वाले लोग हैं ये कभी भी गांधी और नेहरू परिवार से बाहर नहीं आ सकते हैं। हमारा कल कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा आज हम नहीं बता सकते हैं। हमारे तो बदलाव होता है क्योंकि व्यवस्था हमारी है। और रही बात चुनाव की, चुनाव कभी भी हो, भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा सिस्टम है, हमारे जो पेज प्रमुख है, हमारे जो पोलिंग बूथ प्रभारी है, ये निरंतर हमारे अभ्यास वर्गों में आते हैं। हमारी जो चर्चा होती है वो सिर्फ चुनाव के कारण नहीं होती है। आप देखिए विश्वकर्मा जी, किसी भी बंगले में, किसी भी घर में अगर एक ताला 6 महीने साल भर अगर नहीं खोलेगा तो उस ताले में जंग लग जाता है। चाबी से ताला नहीं खुलता है, उसको घसकट डालना पड़ता है, उसको ग्रिस डालना पड़ता है। तो हमारे यहाँ तो रोज ताले की चाबी रहती है और ताला हमारे यहाँ रोज ऑपरेट होता है जी। इसलिए हमारे यहाँ कोई नई बात नहीं है कि ये बैठकें क्यों हो रही है। बैठकें हमारा एक संस्कृति है, हमारा संस्कार है। और हमारे संगठन में जो संगठन मंत्री लोग होते हैं, जो प्रचारक की भूमिका में होते थे, वो हमारे लिए फुल टाइमर, पूरा टाइम, आजीवन वे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को चालना देने का काम करते हैं। चलिए सर, आपने यहाँ पर ताले और चाबी की बात की है, लेकिन यदि चुनावी ताले की मैं बात करूं तो इसे खोलने के लिए जनता सामने आएगी चाबी के रूप में। बने रहिएगा हमारे साथ। जितेंद्र मिश्रा जी, मैं समझना चाहूंगा, पीसीसी चीफ कमलनाथ लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि आगामी वक्त के लिए कुछ खास रणनीतियां तैयार होने वाली हैं। अब मैं जानना चाहूंगा आपसे कि तमाम मुद्दे आप लोगों के सामने हैं, मुद्दों की आखिर कोई कमी नहीं है, भले ही वो महंगाई की बात हो या बेरोजगारी की बात हो। निश्चित तौर पर सुनील जी, आपने देखा होगा कि ये वर्तमान सरकार इतनी बुरी तरह से फ्लॉप हुई है, इतनी बुरी तरह से ये गिरावट आई है इसकी लोकप्रियता में। उसके पीछे आपने सही बताया, मुद्दों की कमी नहीं है, किसी भी फ्रंट पर ये सरकार सफल होती नहीं दिख रही है, उसी के पीछे ये है। रहा सवाल, आप ये देखेंगे कि कांग्रेस की सक्रियता का, तो कांग्रेस आज सुनील जी सक्रिय नहीं हुई है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, आम चुनाव हुए थे, उसके पहले से कांग्रेस लगातार सक्रिय है। चाहे आप पटेल की बात करें, चित्रकूट की बात करें, मुंगावली, कोलारस या रतलाम की बात करें, जहां की आज की 8 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने बढ़त हासिल की थी। ये यशपाल जी की सरकार की कमी थी, जब हमने लगातार सक्रियता के साथ सरकार बदलने का मंसूबा लिया था और जनता ने हमें सहयोग दिया था। सरकार गिरी थी औंधे मुंह भारतीय जनता पार्टी की आम चुनावों में जी। इसके बाद क्या हुआ, उसी सक्रियता का परिणाम यह हुआ कि इन्होंने किस तरीके से सरकार गिराई और फिर अपनी सरकार बनाई। उसमें कहीं ना कहीं पैसों का रोल था, कहीं ना कहीं धनबल का उपयोग किया गया था। इसके बाद भी आप ये देखिए कि जब दमोह का उपचुनाव आया तो जनता ने इनके तल पर ऐसा ताला लगाया कि सारी चाबियों का इस्तेमाल किया। आपने देखा होगा, स्कॉर्पियन नोटों से भरी खड़ी रही, आपके चैनल ने दिखाया। तो है क्या, भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में होती है, जब बात अच्छी करती है, लेकिन जहां सरकार में आती है तो कहीं कोई कार्यकर्ता की रीझबूझ नहीं होती है। ये उपचुनावों में आपने लगातार देखा है। हाँ, ये जरूर है, कार्यकर्ताओं को नए नए जुमले, कार्यकर्ताओं को रोज एक नया प्रोग्राम पकड़ा दिया जाता है, जिससे कि वो सरकार पर सवाल न पूछ सके, सरकार के लिए सवाल न खड़े कर सके। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ साथ अपने कार्यकर्ताओं को भी एक लगातार प्रोग्राम देकर के भ्रमित करती है। और जब इनको लगता है कि अब न जनता भ्रमित होने वाली, न कार्यकर्ता भ्रमित होने वाला, तभी अपने दल का नाम बदल लेते हैं। जनसंघ से ये जनता पार्टी हो जाते हैं, जनता पार्टी से ये भारतीय जनता पार्टी हो जाते हैं। हर 25-30 साल में ये ऐसा करते हैं। जब तक लोग गुमराह होते, जब तक इनकी बातों में आते रहते, जब तक इस्तेमाल करते रहते और नहीं अपने दल का नाम बदल के आ जाते हैं। तो अब क्या है कि अब दौर 2021 का है सुनील जी। अब भारतीय जनता पार्टी की सारी नीति, नियत,
सब स्पष्ट हो गई है। चलिए और सर, अब लेकिन दोनों उसके बाद चुनावों यदि ने- मैं बात कर लेता हूं ओबीसी वर्ग की, तो 50% से जो ज्यादा का वर्ग है प्रदेश में ओबीसी का है। और मैं अनिल श्रीवास्तव जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्वागत करता हूं। साथ ही साथ मैं आपसे समझना चाहूंगा अनिल जी, यदि बात करें ठीक चुनावों से पहले 27% आरक्षण का जो फैसला लागू हो चुका है, चुनावों में इसका खास तौर पर क्या असर देखने को मिल सकता है? अनिल श्रीवास्तव जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, लग रहा है संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा। एक बार फिर से सिसोदिया जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। सिसोदिया जी, यदि ओबीसी वर्ग की बात कर ले तो 50% से जो ज्यादा की आबादी है वो प्रदेश में इस वक्त ओबीसी वर्ग की है, और इस बीच 27% आरक्षण लागू होता है। इसका सीधे तौर पर फायदा बीजेपी को मिलेगा? आपने बहुत सही कहा, 52% हो गई है। 50 से भी बढ़कर के मध्य प्रदेश की जनसंख्या का ओबीसी का एक आधार बना है, और वो 52 के लगभग हो गया है। ये आप कह रहे हैं और प्रामाणिकता के साथ कह रहे हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन कमलनाथ जी की सरकार के समय जब गोविंद सिंह जी ने एक विधेयक प्रस्तुत किया था, और जिसके कारण से पूरी कोर्ट, न्यायालय और पूरी जनता भ्रमित हुई है, सारे राजनीतिक दलों को भी भ्रम में रखा है, उस विधेयक में 27% की आबादी बताई है। अब ये झूठ बोल करके जो नुकसान किया ओबीसी वर्ग का, उस पर क्षमा याचना कांग्रेस को करना चाहिए। और जो जनाधिकार यात्रा निकाल रहे हैं ओबीसी वर्ग के नाम पर, ये तो कमलनाथ जी ने किया था। अगर कमलनाथ जी ने तो बेड़ा गर्क कर दिया। गोविंद सिंह जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है उसमें तो 27% ही आबादी बता दी उन्होंने। तो तभी तो न्यायालय को कहीं ना कहीं रुकना पड़ा, प्रेजेंटेशन ही गलत किया, जिसके कारण से अंधेरा ही अंधेरा छा गया। और अब उस अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने का काम शिवराज सिंह चौहान ने किया है। और कांग्रेस जो जन अधिकार यात्रा के नाम पर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है, ओबीसी को ये बताना चाह रही है कि जो कुछ किया कमलनाथ जी ने किया। कमलनाथ जी ने तो उलझा कर रख दिया कोर्ट में। 27% विधेयक की कॉपी आप कहें तो मैं आपको भिजवा देता हूँ। उसमें 27% ही आबादी मांगी मध्य प्रदेश की। जबकि आप कह रहे हैं कि 50% और मैं कह रहा हूं कि 50% से ज्यादा 50% ओबीसी वर्ग की आबादी हो गई है। बड़े वर्ग की आबादी को भी जिस प्रकार से कमलनाथ की सरकार ने नुकसान में पहुंचाया, तो इनको तो क्षमा यात्रा निकालना चाहिए। भ्रम अब जनता। चलिए सर, विपक्ष है, विपक्ष तो यात्रा निकालेगी, कोशिश करेगी, माहौल बनाएगी कि आखिर चुनावों के परिणाम हमारे पक्ष में कैसे आए। और रोकना चाहूंगा मैं आपको, अनिल श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप, स्वागत है सर आपका ND24 में। सर, सबसे पहले सीधा सवाल यह है, यदि मैं चुनावों की बात करूं मध्य प्रदेश में, तो ठीक चुनावों से पहले एक बड़ा फैसला लिया जाता है 27% आरक्षण का। मैं समझना चाहूंगा आपके माध्यम से, 50% से ज्यादा की आबादी ओबीसी वर्ग की मध्य प्रदेश में है। फायदा आखिर किसको मिलता नजर आ रहा है? देखिए, 50% वाला मामला फिर इसमें न्यायालय का मामला बीच में आ जाएगा। मैं नहीं समझता कि ज्यादा लंबा खिंच सके, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय पहले भी बोल चुका है कि 50% से ज्यादा किसी भी कीमत से नहीं होना चाहिए रिजर्वेशन। तो ये मैं समझता हूँ थोड़े बहुत दिनों के लिए है। दरअसल प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं, और उपचुनाव के बाद विधानसभा के जो आम चुनाव होते हैं उसमें भी कोई विशेष समय नहीं है, ज्यादा से ज्यादा मैं समझता हूँ 2.5 साल के लगभग है। इसको लेकर ओबीसी वर्ग, क्योंकि ओबीसी की परसेंटेज 51 है, बल्कि 51 से भी थोड़ा ज्यादा है, तो उसको लेकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों लगातार उनको साथ दें, क्योंकि 51% बहुत होता है परसेंटेज, और जिसके भी साथ ये खड़ा हो जाए ओबीसी वर्ग, उसकी जीत सुनिश्चित होती है। तो इसीलिए दोनों दल उसको साधने के लिए अपने अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो कमलनाथ जी हो, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे वो कांग्रेस हो, या चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो। और इसमें किसको बेनिफिट मिलता है और जनता का रुख किसके तरफ जाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। जी बिल्कुल, देखना दिलचस्प होगा। जितेंद्र मिश्रा जी, समझना चाहूंगा, कांग्रेस अधिकार यात्रा निकालने वाली है सर। अधिकार यात्रा के माध्यम से जनता के बीच आखिर क्या कांग्रेस क्या संदेश पहुंचाना चाह रही है? नहीं, देखिए सुनील जी, सबसे पहली चीज तो जब कांग्रेस की सरकार आई है, जब ओबीसी हो, दलित हो, आदिवासी हो, सबके हित में काम किया गया। एक आपकी पुरानी रिपोर्ट है, आपने भी दिखाया था किस तरीके से आदिवासी अंचल में आदिवासी दाने दाने को मोहताज हो गया था। इनकी सरकार में इन्होंने चप्पल भी बांटी थी, जिससे उनके पैरों में रोग हो गया था। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीयत है। आदिवासी दिवस मनाने की बात आई तो इन्होंने बचने का प्रयास किया, और जब ये फंस गए तो इन्हें बिरसा मुंडा की याद आई।
जब जब ये फंसते हैं, जब जब महापुरुषों की याद आती है, और जैसे ये फ्री हो जाते हैं, इन्हें कोई आरक्षण से लेना देना नहीं है। क्यों इन्होंने, जब ये व्यापक में फंसते हैं, जब ये अटॉर्नी जनरल और अधिवक्ता तक को खड़ा कर देते हैं वहां पर, और जब ये आरक्षण की बात आती है तो इनके वकील वहां पर अपना पक्ष नहीं रख पाते। कांग्रेस ने 1994 में भी ओबीसी के लिए काम किया था, और अभी फिर सरकार आई, फिर ओबीसी के लिए काम करके दिखा दिया। अब इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए ये जन अधिकार यात्रा का विरोध करने जा रहे हैं। इन्हें समझना चाहिए कि जब तक ओबीसी और दलित आदिवासी आपके साथ खड़े नहीं होंगे, और दमोह चुनाव में दिखा दिया, ना ओबीसी इनके साथ है, ना आदिवासी है, ना दलित है, इसीलिए दमोह के परिणाम इनके खिलाफ गए। इतनी बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को कभी नहीं मिली जो दमोह में हमको मिली है, और निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश का ओबीसी हो, आदिवासी हो, दलित हो, कांग्रेस के साथ आशा की निगाहों की तरफ देख रहा है। चलिए सिसोदिया जी से इसका जवाब ले लूंगा। सिसोदिया जी, दमोह उपचुनाव की यदि हम बात करें तो हार का मुंह बीजेपी को देखना पड़ा, लेकिन उसके बाद आखिर बीजेपी में क्या वाकई ये माना जा सकता है चिंतन का जो दौर रहा वो देखने को मिला, और इस हार से आखिर बीजेपी ने सबक क्या लिया है? देखिए, एक बात तो मैं बता दूं कि जन अधिकार यात्रा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का कोई विरोध नहीं है, वो खूब मस्ती से निकाले। हम तो ये पूछना चाहेंगे कांग्रेस के मेरे साथी बैठे हैं उनसे और उनके सारे आला नेताओं से कि 55, 60, 65 वर्षों में भी आप अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी का भला नहीं कर पाए हैं, और आप कहां खड़े हैं? आप कहना है कि भारतीय जनता पार्टी तो जनसंघ से जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में परिवर्तित हो जाती है, बार बार अपनी राजनीतिक यात्रा बदल देते हैं। आप खड़े कहां हैं कांग्रेस के लोग, ये तो बताओ। लोकसभा में क्या स्थिति है, उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है, राज्यों में क्या स्थिति है? जहां आपके परचम लहराते थे वहां भारतीय जनता पार्टी ने झंडे गाड़ दिए। और आपको अगर आपने अगर सब कुछ कर दिया ओबीसी के लिए और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, तो ये दर दर की ठोकरें क्यों खा रहे थे 55-60 सालों से? आपने तो वोट बैंक के रूप में इनका इस्तेमाल किया, खाली यूज एंड थ्रो, डिस्पोजल ग्लास बना के रखा था आपने। लेकिन सर ठीक है सर, ठीक है, मैं समझ रहा हूं आपकी बात को, आपके भाव को भी समझ रहा हूं, लेकिन अब जो यदि मैं बात करता हूं उपचुनाव की, दमोह की, वो हार गई है बीजेपी, और इसके बाद आखिर क्या असर देखने को मिलेगा? क्या वाकई में कहा जा सकता है उस हार के बाद लगातार सीखने का दौर बीजेपी में देखने को मिला है? क्योंकि यदि हम ओबीसी वर्ग की यदि मैं बात कर लूं तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही साधना चाह रही है। कांग्रेस ये कह रही कि आरक्षण हमारी देन है, बीजेपी कह रही कि आरक्षण हमारी देन है। आरक्षण में तो मैं फिर कह रहा हूं ना, कांग्रेस ने तो उलझा के रख दिया ना। कांग्रेस ने तो वकील ही खड़े नहीं करे। अभी आप देखिए गति आई है, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं दिल्ली जाते हैं, वरिष्ठ अभिभाषकों से मिलते हैं, वकीलों को खड़ा करने का काम किया। इन्होंने तो वकील ही नहीं खड़ा किया। और जो विधेयक पेश किया है उस विधेयक में 27% की आबादी बता रहे हैं, जबकि 51% अभाव हो गई है। भ्रम में तो तुमने रखा ओबीसी वालों को, कांग्रेस के लोगों को तो जवाब देना पड़ेगा। और जब अब मामला ठीक हो गया है, और देखिए शिवराज सिंह जी चौहान ने, भूपेंद्र सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, शिवराज सिंह जी ने निर्णय लिया 3 वे डिपार्टमेंट जिसमें हाई कोर्ट ने स्टे दे रखा है, उनको छोड़ करके बाकी सारी नियुक्तियां कल से ही प्रारंभ हो जाएगी। और राज्यपाल महोदय ने जो बैकलॉग है ओबीसी के, उनकी स्थिति को पूछ लिया है। तो कांग्रेस ने तो कुछ किया ही नहीं है। चलिए ठीक है सर, आपका मानना है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। श्रीवास्तव जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जब से ओबीसी आरक्षण की बात निकली है, जब से ओबीसी आरक्षण को हवा मिली है, उसके बाद देखा गया है कि जो बुनियादी मुद्दे हैं, यदि मैं महंगाई की बात कर लूं, बेरोजगारी की बात कर लूं, तो ये कहीं दबते नजर आ रहे हैं। क्या कांग्रेस को ये नहीं चाहिए कि इन मुद्दों को भी लेकर सड़कों पर उतरे कांग्रेस? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं अभी भारतीय जनता पार्टी को उनका सुन रहा था। उनका जो जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, पिछले 15 साल की एक पारी और ये 2 साल की दूसरी पारी, 17 साल से शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ सत्ता में है। अगर आप इतने बड़े ओबीसी के पक्षधर होते तो कब तक कर चुके होते, पहली चीज। दूसरी चीज, कमलनाथ सरकार ने 27% आरक्षण किया था, जिसमें अदालत में कुछ रिटें लगी और उसके बाद उन्होंने उसको स्थगन दे दिया। आप मेरी बात गौर से सुनना, और खासतौर से बीजेपी वाले सुन लें इस चीज को। जिन चीजों पर स्टे था, उसके अलावा किसी चीज पर भी कोई प्रतिबंध नहीं था, उनको जारी रखा जाना चाहिए था। शिवराज सिंह चौहान ने उसको जारी क्यों नहीं रखा, उसको बंद क्यों कर दिया, एक साथ सबको बंद क्यों कर दिया? वही कमलनाथ आज कह रहे हैं
कि जितनों पे रिट लगी थी उसी पर स्थगन था हाई कोर्ट का, बाकी किसी पे नहीं था। और जो नए सिरे से ये लागू हुआ है उसमें भी वही चीज है कि जिन पे रिट लगी हुई है उनको छोड़ के बाकी पे लिया जा सकता है। जो शिवराज सिंह चौहान जी ने उस पर इन लोगों को रोक के रखा, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, थोड़ा ये भी देख लें भाई। चलिए इसका जवाब ले लेंगे। सिसोदिया जी कुछ कहना चाहेंगे आप? अगर सब कुछ करना था तो कमलनाथ जी को तो वकीलों को समय पे खड़ा कर देना था, विधेयक ला करके और उलझा के रख दिया। 27% का बता दिया आबादी की, पूरे मामले को ही हाशिए पे डाल दिया कमलनाथ जी की सरकार ने। कमलनाथ जी कुछ करना चाहते ही नहीं थे ना। कमलनाथ जी की सरकार ने तो हमेशा देखिए वोट बैंक को इस्तेमाल करने की साजिश रची है, और अभी भी जो जनाधिकार यात्रा निकाल रहे हैं वो इसी बात का घोता है कि उस क्षेत्र में चुनाव होने वाले तो बताना चाहते हैं कि हमने कुछ किया है। आपने कुछ नहीं किया, नतीजतन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को करना पड़ा, और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का धन्यवाद देना चाहते हैं सब मिलकर के सारे ओबीसी वर्ग के लोग जिन्होंने इतना बड़ा निर्णय किया। लेकिन सिसोदिया जी कांग्रेस यहाँ ये जानना चाह रही है कि यदि ओबीसी वर्ग की इतनी ही बड़ी हितैषी है बीजेपी, तो ये फैसला कुछ वक्त पहले भी लिया जा सकता था। मामला जब कोर्ट में गया, कोर्ट में पैरवी तुम नहीं करोगे और हमसे अपेक्षा करोगे। हमने जैसे ही ये व्यवस्था हमारे हाथ में आई पुनः, और विधेयक को जिस प्रकार से विधेयक के कारण से, जिस त्रुटिपूर्ण विधेयक के कारण से ये पूरा मामला बिगड़ा, तभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी को दिल्ली जाना पड़ा, कोर्ट में वकीलों को उपस्थित करना पड़ा, और उसका नतीजा ये निकला है कि कहीं से न कहीं से हमको थोड़ा सा ओबीसी वर्ग को न्याय प्रदान करने को लेकर के एक अवसर मिला है। ये अवसर कांग्रेस ने पहले क्यों नहीं प्राप्त किया? हम तो कांग्रेस से पूछना चाहते हैं, आपने क्यों नहीं ओबीसी की चिंता करी है? चलिए सर, ओबीसी की चिंता कांग्रेस ने क्यों नहीं की, इसका जवाब ले लेंगे मिश्रा जी से। जितेंद्र मिश्रा जी। देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी उलझ चुकी है, क्योंकि देखिए अनिल श्रीवास्तव जी हो या दूसरे पत्रकार हो, ये किसी पार्टी से लोग नहीं जुड़े हुए हैं। आप जैसे लोग आज इस मुद्दे पे जो डिबेट रख रहे हैं, तो मैं तो आपको बधाई देता हूं कि आपने बहुत अच्छा मुद्दा सुना। आज सारे लोगों में ये बात निकल करके आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहीं ना कहीं भ्रमित करने का प्रयास किया है, और आज जब ओबीसी को न्याय मिलने की बात है, जब जाकर के सक्रिय हो रहे हैं, जबकि इन्हें ये मालूम होना चाहिए कि कमलनाथ सरकार ने फैसला ले लिया था। आखिर चूंकि कांग्रेस की सरकार थी, इसलिए जब ये सरकार में आए, इन्होंने अपने वकीलों का पैनल खड़ा नहीं करना उचित समझा, क्योंकि कांग्रेस की सरकार का निर्णय था। आज इन्हें इस ओबीसी वर्ग से माफी मांगना चाहिए था कि इतने दिनों तक जहां स्टे था उसे छोड़ के इन्होंने नियुक्तियां क्यों नहीं की, इन्होंने आरक्षण का लाभ क्यों प्रदान नहीं किया ओबीसी वर्ग को, और इनके पास जवाब नहीं है। इसलिए ये उल्टे कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे। मैं तो ये कहता हूं ओबीसी वर्ग से इन्हें एक माफीनामा लिख के मांगना चाहिए और माफी यात्रा निकालना चाहिए। लेकिन जितेंद्र मिश्रा जी, यदि आगामी चुनावों की बात कर लें तो सिर्फ एक आरक्षण का मुद्दा नहीं है, इसके अलावा यदि बेरोजगारी की बात कर ली जाए, महंगाई की बात कर ली जाए, तो ये भी मुद्दे हैं। आखिर कांग्रेस इन मुद्दों पर इतना एक्टिव क्यों नहीं? नहीं, देखिए सारे मुद्दों को लेकर के आपने देखा कि आपने कोरोना को छोड़ दिया। कोरोना में मध्य प्रदेश में लाखों मौतें हुई है, इस बात को भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्वीकार करने को तैयार नहीं। जहां जहां इनका फेलियर होता है वहां ये दूसरे मुद्दों को लेकर के भटकाने का प्रयास करते हैं। खाली महंगाई की बात नहीं है, कोरोना दायित्व ये होता है, विपक्ष का तो दायित्व ये होता है कि यदि सरकार, यदि पक्ष मुद्दों से भटकाना चाह रही तो विपक्ष एक बार फिर से उन मुद्दों को जनता के बीच लेकर जाए। निश्चित तौर पर सुनील जी, आप ये देखिए महंगाई को लेकर के हम लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार हम ज्ञापन दे रहे हैं। अगर महंगाई कम नहीं हुई तो सड़कों पर उतरने की चेतावनी दे रहे, लेकिन सरकार के कानों पर जू नहीं देख रही, क्योंकि सरकार को भरोसा है कि हिंदू मुस्लिम करा के चुनाव जीते जाएंगे। सरकार को भरोसा है कि राम मंदिर निर्माण के लिए अभी फिर चंदा वसूली शुरू कर देंगे। जो अभी किया है उससे ज्यादा चंदा लेकर के कहीं ना कहीं जनता को भ्रमित करने का इनका भरोसा है। लेकिन चूंकि 2021 का दौर है, जनता समझ चुकी है कि ओबीसी हो, दलित हो, आदिवासी हो, कौन सा राजनीतिक दल इनके साथ खड़ा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी नए नए फार्मूले ला करके इनको भ्रमित करने का प्रयास करेगी। लेकिन अब वो नहीं है, दमोह चुनाव ने इस प्रदेश की दिशा निर्धारित कर दी है। इसी दिशा में तो पूरा मध्य प्रदेश चले। चुनाव रहेंगे वो भी दमोह के पैटर्न पर ही कांग्रेस लड़ने वाली है, ये मान लिया जाए? जितेंद्र मिश्रा जी। हेलो जितेंद्र मिश्रा जी, क्या ये मान लिया जाए जो आगामी चुनाव होने वाले हैं वो भी दमोह पैटर्न पर कांग्रेस लड़ेगी? नहीं, देखिए दमोह पैटर्न पर कांग्रेस लगातार चुनाव लड़ रही है। मैंने अटेर का जिक्र किया, चित्रकूट का किया, मुंगावली का किया, कोलारस का किया, रतलाम का किया। ये सारे के सारे चुनाव हमने
दमोह पैटर्न पे लड़े थे और हमें भरोसा था कि प्रदेश की जनता हमें आशीर्वाद देगी, और हुआ भी। आपने देखा भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर गई और कांग्रेस ने सरकार बनाई। बाद में धनबल का उपयोग किया, जिसको हमने दमोह में रोक दिया, और जहां जहां धनबल का, जहां जहां इनकी तिजोरी का उपयोग रोक देंगे, वहां वहां कांग्रेस सफल हो जाएगी। चलिए बिल्कुल सर, चर्चा का ये अंतिम दौर है और मुझे एक अंतिम प्रतिक्रिया अनिल श्रीवास्तव जी से लेनी पड़ेगी। अनिल श्रीवास्तव जी, सीधा सवाल ये है कि आखिर आगामी चुनावों को देखते हुए किसका पड़ला आपको भारी नजर आ रहा है, और दूसरी ओर जो बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगा रही है कि आखिर भ्रम की राजनीति की जा रही है, भ्रमित जनता को करने का काम कौन कर रहा है? देखिए साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस कुछ करे या ना करे, लेकिन बीजेपी के खिलाफ मौजूदा समय में इतनी ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है जिसका कोई जवाब नहीं है। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि कोरोना के दूसरे लेयर में आप ये देखिए कि जिस तरीके से निजी अस्पतालों ने लूट बचाई थी कि 5 लाख से कम किसी का बिल नहीं बन रहा था, लोगों के मकान बिक गए, उनके घर के परिवार के सदस्य निपट गए, सब कुछ तबाह हो गए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज खत्म हो गई, लोग ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचता रहा, और उनने लोकसभा में कह दिया कि नहीं, ऑक्सीजन से कोई भी नहीं मरा हमारे देश में। ये भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनाव में कांग्रेस को आप एक तरफ रख दीजिए, मैं कांग्रेस की तरफदारी नहीं कर रहा, मैं जनता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी की कर रहा हूं। तो जनता ने जो तकलीफ सही है वो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और इतनी ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है कि उससे कोई बात नहीं हो रही। इसलिए कहीं ओबीसी कार्ड, कहीं ट्राइबल कार्ड, ये सब चल रहा है। तो आने वाला समय मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी चुनौतीपूर्ण होगा। चलिए, काफी चुनौतीपूर्ण रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप तीनों का बहुत धन्यवाद। तो यदि आगामी चुनावों की बात करें तो एक लोकसभा के साथ 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। रणनीतियों का दौर बीजेपी और कांग्रेस में लगातार जारी है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि 27% आरक्षण के बाद जो महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा कांग्रेस के हाथ है, इसे भुनाने के लिए कांग्रेस आखिर क्या प्रयास करेगी। ये तो साफ है कि अधिकार यात्रा कांग्रेस निकालने वाली है, लेकिन इसके साथ ही साथ यदि बीजेपी की बात कर ले तो दमोह उपचुनाव के बाद जो बीजेपी का हश्र हुआ है, जो बीजेपी ने हार सही है, उससे सीखते हुए इन चुनावों में बीजेपी आखिर कौन सी रणनीति के साथ जनता के बीच जाएगी। इसी के साथ IND स्पेशल में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।